क्या इस देश में जीने का अधिकार सिर्फ चंद पैसे वाले लोगों को है? उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर कौन सी जाति के सीईओ बैठे हुए हैं बताइए। हमारे समाज को आज भी नौकरियों में उन्नति प्रगति नहीं है, हमारे समाज के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देश में जाति खत्म करने की बात कौन करता है बताओ। एक मुख्यमंत्री के बच्चे के बगल में एक चपरासी का बच्चा बैठेगा तो मजबूरी होगी मुख्यमंत्री जी की कि वो इस प्रदेश के या प्रधानमंत्री जी की कि वो देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि उनका खुद का बच्चा भी उस सरकारी स्कूल में पढ़ा है। कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब की मूर्तियों को मत तोड़ना दोबारा, कि बाबा साहेब की मूर्तियों को मत तोड़ना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़। इंतजार करें किसको खत्म होने दें तो मारोगे, उसको खत्म होने मारोगे। संविधान को कोई खत्म करेगा तो मार देंगे, गाड़ भी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। मेरे साथ आज एक शख्सियत जो मेरे साथ बैठी हुई है, वो शख्सियत जो है या तो कुछ करने की कोशिश कर रही है या फिर किसी की जगह छीनने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शुरुआत के दौर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के आने के बाद में काशीराम जी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, और उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद साहब, और अब अभिषेक जाटव मेरे साथ में मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। इंट्रो मैंने गलत तो नहीं दिया? इंट्रो आपने दिया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आपके इंट्रो में कि आपने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर, फिर मान्यवर कांशीराम साहब, फिर आदरणीय मन्य बहन जी और चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद में उनकी जगह लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इस बात को नकार रहा हूँ। क्यों नकार रहे हैं? क्योंकि मैं उस लाइन में या उस चीज को हासिल करने के लिए नहीं घूम रहा हूँ मैं। हालांकि वो इस मूवमेंट के सूर्य हैं और मैं दिया हूँ, और सूर्य और दिए की कोई तुलना नहीं होती है। दिया रोशनी बहुत दे रहा है आजकल। जैसे चंद्रशेखर साहब ने, क्योंकि थोड़ी सी अब जरा क्लोज बातें हो जाती हैं, चंद्रशेखर साहब ने सीओ या फिर बड़े बड़े अधिकारियों को, पुलिस वालों को हड़काया था खड़े होके कि मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा, तू मेरे कुछ नहीं कर सकता। वैसा ही अंदाज जो है अब अभिषेक जाटव का देखने को मिल रहा है। नहीं, अंदाज या सारी चीज़ें ये आपका परसेप्शन है, आपका नज़रिया है, समाज किस तरीके से या आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर उस तरह की बातें बोलने पे मजबूर होते हैं तो इसलिए जब वर्दी वाले लोग ये भूल जाते हैं कि आखिर हमें वर्दी मिली किस लिए है। हम लोग जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं, हमें जनता की बात रखनी है, हमें कानून का रक्षक बन के काम करना है। लेकिन जब रक्षक भक्षक बन जाते हैं तो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना पड़ता है। भाषा शैली या फिर तैयारी भी रहती है इस तरह की? नहीं, तैयारी वाली बात ऐसी है। देखिए, हम हमेशा से इस बात को कहते हैं कि सदियों से शोषित वंचित समाज आज भी शोषित वंचित पीड़ित है, आज भी उसके साथ जाति के तौर पे भेदभाव होता है। और जब उसके बाद वो थानों में जाता है, कि शोषण उसके साथ होता है, थानों में जाता है एफआईआर लिखवाने के लिए, जब सिपाही दरोगा उसकी बात नहीं सुनते हैं, सीओ लेवल के अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते हैं, तब हमारे जैसे व्यक्ति को सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ता है, तब इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना पड़ता है। या अभिषेक जाटव भाई, आपको मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि सड़कों पे उतर के और प्रशासन, पुलिस या फिर देश की उस एक संस्था को ललकारना, ये भी तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। क्योंकि जिस संविधान की आप बात करते हैं या फिर जिन बाबा साहब की बात करते हैं आप, जो पूरे देश के आदर्श हैं, जिन्होंने संविधान दिया, तो उसको भी तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जिस तरह का ये सवाल है भाई, सवाल मेरा ये है, अब सवाल ये कि न्यायालय है यहाँ पे, सर्वोच्च है, उसका जो है हुक्म सब मानते हैं, उसके होते हुए अगर हम ही फैसला लेने लग जाए तो? हाँ, ये बात आपने किसने कही कि हम फैसला ले रहे हैं? नहीं, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 और 22 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, यानी कि हम लोग जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम आंदोलन कर सकते हैं। ये अधिकार भी हमें भारत का संविधान देता है। लेकिन यही अधिकार आपको दूसरे की बेइज्जती या दूसरों को धमकाने का अधिकार भी नहीं देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उनको ये एहसास कराने का अधिकार तो संविधान देता है कि आप अगर वर्दी में बैठ के गलत कर रहे हैं तो उनको समझाने का अधिकार तो संविधान हमें देता है। धमकाने में फर्क होता है अभिषेक भाई साहब। जब समाज के साथ दिक्कतें होंगी, समाज के साथ तकलीफें होंगी, अगर अफी भाई आपके परिवार के किसी व्यक्ति की गर्दन काट दी जाए और उसके बाद आप थाने में जाए एफआईआर लिखवाने, पुलिस आपकी एफआईआर ना लिखे, चंद लोगों के समर्थन में पुलिस खड़ी रहे, तो आप क्या करेंगे? तब आप मजबूर होंगे आंदोलन करने पे। नहीं, आंदोलन जब आपको न्याय देने के लिए लोग सक्षम नहीं होंगे तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। अभिषेक भाई, आंदोलन तक ठीक है, आईना भी दिखाना पड़ेगा साहब। आंदोलन अच्छी बात है, आंदोलन करना भी चाहिए, क्योंकि
देश का जो स्तंभ है, जो मजबूती है, बिल्कुल वो बिल्कुल आंदोलन से खड़ी हुई है। बिल्कुल बड़े-बड़े नेता लोकतंत्र निकले वहाँ की से। सबसे बड़ी खूबसूरती आंदोलन है, बिल्कुल। लेकिन आंदोलन के साथ साथ में वो करना जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या आपको क्या बताने कही की। आप अभी तक बताइए। हड़काना किसी को या धमकाना, समाज किसी के को, साथ शोषण फर्क होगा क्या तो है? भाई हड़काएंगे। अगर वो लोग समाज के साथ शोषण करेंगे तो हड़काएंगे, चाहे कोई भी हो। आपके दो नेता कौन है अभी अभी रिसेंट स्थिति में? मैं पुराने नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बाबा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काशी क्रांति की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं दो ऐसे समाज- नेता, मैं एक बात बताता हूँ नहीं, आपको। पहले मेरे सवाल, पहले मेरा सवाल। दो ऐसे नेता बताइए जो आपको लगता है कि आपके बहुजन समाज या दलित समाज के साथ में खड़े हुए, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, और अभिषेक जाटव उनको मानता है कि हाँ, ये दो नेता अच्छे नेता हैं। नहीं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी हैं, मैं उन दोनों को एक भी करना चाहता हूँ। इसके लिए लगातार घूम भी रहा हूँ। एक मैं यही कहलवाना चाह रहा था, आप सब कह चुके। नहीं, इसमें आप तो कह चुके। मैं इसमें तो कुछ छुपा ही नहीं रहा हूँ भाई। हाँ। समाज के बीच घूम के पूरा समाज इस बात को जानता है। दोनों- आज मेरी पहचान भी समाज के बीच इस बात को लेकर ही है कि मैं दोनों नेताओं को एकजुट करना चाहता हूँ। अभिषेक भाई, दोनों कट्टर क्यों है फिर? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं समाज के चंद लोग भी शामिल हैं दोनों को आपस में कट्टर बनाने के, क्योंकि शायद वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन पर भी प्रकाश डालना पड़ेगा आपको। कौन लोग हैं वो? मैं आपको बताता हूँ कि जब हम ट्विटर खोलते हैं, हालांकि कंफर्म ये नहीं पता है कि कौन लोग हैं, लेकिन जब हम ट्विटर देखते हैं, ट्विटर पे फोटोज किसी और का लगा हुआ है, बाबा साहेब का लगा हुआ है, कांशी राम जी का लगा हुआ है। वो दोनों लोग आपस में दोनों नेताओं के बारे में कुछ से कुछ लिखते रहते हैं। मायावती जी लगातार कोई शेखर भाई के लिए कुछ बोलती नहीं है, चंद्रशेखर भाई हमेशा सम्मान से उनके लिए बात करते हैं। लेकिन जो तीसरी लाइन बीच में खिंच के आती है, जैसा आपने अभी कहा कि दोनों आपस में कट्टर क्यों है, लाइन कहाँ से बनती है? ये लाइन बनती है कि ऐसे लोग, जो लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इस तरह का परसेप्शन चलाते हैं, इस तरह की चीजें समाज के बीच वायरल करते हैं, जिससे ये आप जैसे पत्रकार बंधुओं को महसूस होता है कि दोनों के बीच आपसी कट्टरपंथी है। ये भी जो आप वायरल करने की बात कर रहे हैं, ये भी आप ही के जिस बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं वहीं से वायरल होता है, क्योंकि कोई मायावती जी का बहुत तगड़ा फैन है, कोई चंद्रशेखर आजाद का तगड़ा फैन है। अब आपस में जब दोनों लड़ेंगे तो फिर ये ट्विटर वॉर या फिर इंस्टा वॉर तो निकल के आएगी। मायावती जी तो किसी कार्यकर्ता को कहने नहीं जा रही है कि आप चंद्रशेखर के आजाद के खिलाफ मानते लिखो। तो वो उन्हीं को मैं है। क्या कह रहा हूँ, कभी भी नेता अपने समर्थक को ये आदेश नहीं दे रहा है कि आप चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बोलिए, या चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी के जो लोग या फिर उनके समर्थक जो मायावती जी के लिए कुछ लिखते हैं तो शेखर भाई उनको कुछ नहीं बोलने आते हैं। ये उनका खुद का निजी परसेप्शन होता है, जिसको लेके ये मीडिया के अंदर और सब लोगों के अंदर ये द्वेष है। कार्यकर्ताओं के बीच में है। हाँ, ये कार्यकर्ताओं के बीच में है, और कार्यकर्ताओं के बीच बॉन्ड बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सुनिए, हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई सुनिए, अगर वो नहीं होता, इतनी सी चीज नहीं होती, तो शायद आगे जाके इतनी बड़ी नहीं होती। क्या है वो इतनी सी चीज? इतनी सी चीज ये है कि दोनों नेता, आज मायावती जी बहुजन समाज पार्टी हालांकि पहले से है, चंद्रशेखर आजाद जी बजाज समाज पार्टी, यानी कि अलग अलग पार्टी हो गई, तो वो थोड़ा सा जो बिखराव है, घमंड, वो फिर दोनों नेताओं को, बिल्कुल गुरूर में कोई कमी नहीं है। वो गुरूर की वजह से ही है कि आज हमें अपने महापुरुषों का वो आंदोलन नहीं दिख रहा है, जिस आंदोलन को पूरा करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, और उन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर ये कहा कि मैं इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना चाहता हूं। उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया और ये कहा कि हमें इस देश का शासक बनना है, 21वीं सदी हमारी है। वो ये कह के गए कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, यानी कि राजनीतिक सत्ता हर उस ताले की चाबी हो जो आपकी उन्नति प्रगति के मार्ग को खोलेगा। उसी रास्ते पर आगे चल के मान्यवर कांशी राम साहब ने काम किया, वोट का अधिकार दिया बाबा साहेब अम्बेडकर ने, लेकिन उस वोट की वैल्यू समझाई मान्यवर कांशी राम साहब ने, और हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकारें बना के दी। लेकिन आज जब हम लोग, आज पूरा समाज जब उन आंदोलनों को समझ चुका है, वोट की ताकत को समझ चुका है, तो हमारे नेता आपस में बिखरे हुए हैं। वो दिल्ली की गद्दी जिस पे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वहां हमें पहुंचना है, और ये हमारा नहीं, हमारे महापुरुषों का सपना था, क्योंकि जब हम देश के हुक्मरान बनेंगे तभी हम इस देश में आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को सफल कर। अभिषेक जाटव के बारे में तो 2-3 सवाल बाद में कर लूंगा, एक सवाल और कर लेता हूँ। आपका जो मकसद है, आप निकले हैं कि दोनों नेताओं को एक पटल पे लेके आ जाए, मिला दे उनको, यही मकसद है? बिल्कुल सही है ना मतलब। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद फ़ोन करते हैं ऑफिस में, बीएसपी के ऑफिस में, कि मुझे बहन जी से मिलने का वक्त दे दीजिए, उधर से वक्त नहीं मिलता है, मना कर दिया जाता है या धुतकार दिया जाता है? ये फोन शेखर भाई ने किया है, हाँ, उठा उधर से है, हाँ, ये वो दोनों लोग जाने की मना किया या धुतकारा, इस बारे में तो मुझे जानकारी आपको क्या लगता है? आपको नहीं, क्या नहीं, किसको कदम, अगर जिस बारे में मुझे जानकारी नहीं है उस बारे में मैं क्या बात रखूं? आपने ये कहा कि चंद्रशेखर जी बार-बार कदम बढ़ा रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा, हाँ, ये नहीं कहा कि बार-बार कदम बढ़ाना चाहिए। मैंने ये कहा
नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि चंद्रशेखर भाई कभी मायावती जी के लिए गलत नहीं बोलते हैं, ना माननीय बहन जी के आप लगातार बयान चंद्रशेखर आजाद जी मैं आपको कह रहा हूं, मैंने ये कहा चंद्रशेखर साहब ने कदम बढ़ा दिया फोन करके, लगातार बढ़ा रहे, लेकिन कोई उधर इसमें से दो राय रिस्पॉन्स नहीं नहीं है। मिल रहा, तो अभिषेक जाटव अब क्या करेगा? नहीं, अभिषेक जाटव देखो, मैंने तो समाज के बीच भी इस बात को कहा है कि आने वाले 2027 का इलेक्शन, मैं 2024 से पहले अपने घर से बाहर निकला था और इस बात को कहते हुए कि हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। जब देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बना सकते हैं और वो पूरे देश के अंदर छोटी छोटी बड़ी बड़ी पार्टियों को एकजुट करके एनडीए जैसा गठबंधन बना के चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी इंडिया जैसा गठबंधन बना के देश की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी पार्टियों को एकजुट करके गठबंधन बना के देश का सबसे मजबूत विपक्ष बन सकती है। तो इस देश में जिनका भला, जिनकी उन्नति प्रगति सिर्फ राजनीति है, उस समाज के लोग एक बड़ा गठबंधन या अलायंस डॉक्टर अंबेडकर के या महापुरुषों के मानने वाले लोगों का क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सवाल सबसे पहले तो मैं माननीय बहन जी से करता हूं, क्योंकि माननीय बहन जी इस आंदोलन की सबसे बड़ी नेता, आज उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी इस तरह के एक अलायंस बनाए। देश में अलग अलग राज्यों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले नेता हैं जो अपने अपने हिसाब से पार्टीज को और समाज को चलाने का काम करें, उन सबको बैठा के बातचीत करें और उन सबको बुलाएं, इन्वाइट करें। और मैं ये भी आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इस इंटरव्यू के अंदर, नाव नोएडा के इस इंटरव्यू में मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज भी इस बूते का देश में कोई नेता नहीं है जो माननीय बहन जी के बुलावे को ठुकरा दे। नहीं, बुलावे को ठुकराएंगे तो तब जो चंद्रशेखर साहब तो खुद कदम बढ़ा रहे हैं, मायावती जी पीछे। मैं इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि माननीय बहन जी को देश में अलायंस बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। मैं बहुत सिंपल सवाल अब अभिषेक जाटव से करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों मिल जाते हैं तो अभिषेक जाटव राजनीति ज्वाइन करेंगे, पहला। इसी में दूसरा सवाल, और अगर नहीं आते हैं एक पटल पे, ऊपर वाला अगर आपकी कोशिश रंग लाए, अगर नहीं आते हैं तो अभिषेक का स्टैंड किसकी तरफ रहेगा, मायावती जी की तरफ या चंद्रशेखर जी की तरफ? मेरा स्टैंड तो, मैंने इस बात को क्लियर कहा है कि दोनों नेता एकजुट नहीं होंगे तो मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। जो आप कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे फिर? नहीं, मैं तो ये लगातार कर ही रहा हूँ। ये तो मतलब ये एक ऐसा संघर्ष है जो आने वाले कल में, मान लीजिए, समय का पहिया है, चक्र है, बहुत आगे तक जाएगा। कल कोई और भी बहुजन समाज पार्टी को संभाल सकता है, आजाद समाज पार्टी को संभाल सकता है। मेरा संघर्ष तो इसी तरह का रहेगा। मैं दोनों नेताओं को एकजुट करने का साथ हुए तो हर संभव प्रयास करूंगा। साथ हुए तो अभिषेक कहाँ जाएंगे? एक झंडा उठा के राजनीतिक रूप से समाज को मजबूत करने के लिए एक उस पार्टी का झंडा उठाएंगे। जब दोनों एकजुट हो जाएंगे तो एक पार्टी हो जाएगी और उस गठबंधन के लिए काम करेंगे, उसको मजबूत करने के लिए। अभिषेक जाटव ने घर कब छोड़ा था और क्यों छोड़ा था? पहली बार घर छोड़ा था साल 2023 में, 23 जुलाई को। 4.5 महीने लगभग हम घर से बाहर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से हमने एक संकल्प की शुरुआत की जिसका नाम रखा बहुजन जागो मार्च, और उसका विजन रखा कि अम्बेडकरी नेता साथ में आओ। और फिर महू से इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, गैरतगंज, रायसेन, विदिशा, भोपाल, खुरई, झांसी, डबरा, दतिया, फिर ग्वालियर, फिर मुरैना, फिर राजस्थान के धौलपुर, फिर उत्तर प्रदेश के आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली जंतर मंतर पहुंच के लगभग हजारों की संख्या में समाज ने, पूरे रास्ते भर हजारों की संख्या में समाज ने इस बात का समर्थन किया कि नेताओं को एकजुट होना चाहिए। फिर हमें लगा कि नहीं, अभी हम सिर्फ कुछ हिस्सों में आए, देश तो बहुत बड़ा है। फिर हम दोबारा से अपने घर से बाहर निकले 2024 में 20 जुलाई, और 28 जुलाई से हमने दूसरा पड़ाव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समाधि स्थल चैत्यभूमि दादर मुंबई से शुरू किया। उसके बाद से अभी तक घर नहीं गए। 7 महीने का लम्हा बीतने वाला है। आपको बहुजन शायर कहते हैं, बहुजन गायक भी कह देते हैं, क्योंकि आप गायकी भी करते हैं, शायरी भी करते हैं। जब आपके पोस्ट में देखता हूँ तो नीचे कमेंट में कुछ सवाल आते हैं, एक आध पूछ लो। पूछिए। नीचे कमेंट में सवाल आते हैं कि अभिषेक जाटव बात करते हैं शोषित की, वंचित की, दबों की, कुचलों की, पिछलों की, और हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, सड़क पर लग्जरी गाड़ी दौड़ाते हैं, आईफोन इस्तेमाल करते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी, कोई नाम था मुझे पता नहीं, बहुत तगड़ा कैमरा उनके साथ में चलता है, 2-2 कैमरा मैन चलते हैं। शाही जिंदगी अभिषेक जाटव जीते हैं और बात करते हैं दबे कुचलों की। नहीं है। अगर इस देश में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होकर, सुनिए मैं आपकी बात का अभिषेक जाटव की बात, मैं सिर्फ उनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल तो नहीं है ना ये। नहीं, सवाल मैं पूछ रहा हूँ तो मेरे समझ लीजिए। नहीं, अब मैं आपके कैसे समझ लूँ? आपने कहा कि जो कमेंट में आपके सवाल आते हैं, सिर्फ आपने उनको उठा के मुझसे पूछने का काम किया है, तो मैं उनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। जनता के सवालों, इसका मतलब पत्रकार बंधु, ये सवाल आपका है तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अब आप पूरी बात सुन लीजिए। जनता के सवालों को हुक्मरानों या फिर आप जैसे जो हुक्मरान नहीं कहलाते, नेता नहीं कहलाते, आप जैसे लोगों तक पहुंचाना पहले पत्रकार का काम है। तो मैं
अरे वो तो देख ही लेंगे काम ना, कर रहा हूं वो तो ना देख ही लेंगे। मैं आपका काम को बखूबी आसान कर रहा हूँ, मैं उसको क्लियर कट आपके सहारे से उनको जवाब दे चलिए, रहा ठीक है, हूँ। चलिए। मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि इस देश में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होने के बाद क्या अभिषेक हवाई जहाज के अंदर नहीं घूम सकता है? क्या वो आईफोन नहीं चला सकता है? क्या वो कैमरा नहीं लेके साथ चल सकता है? और कैमरा लेने का मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज इस समाज के अंदर बहुत चंद लोग हैं जो मूवमेंट को हाशिए पे जो समाज है उसकी आवाज को जब उठाने का काम कर रहे हैं, तो समाज तक उस बात को बहुत जल्दी से पहुंचाने की वजह से इस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। कभी आपने अभिषेक के बारे में, उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जानने का प्रयास किया कि आज अगर अभिषेक यहाँ तक पहुंचा कि अगर कैमरा उसके साथ चल रहा है, उसके साथ 3-4 लोग कैमरामैन उसके साथ चल रहे हैं, या आईफोन उसके साथ चल रहा है, या गाड़ी में वो बैठ के चल रहा है, पीछे की जिंदगी के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैं यही आपको बता रहा हूँ भाई कि मेरा समाज है जो अपने 10, 20, 50, 100, 200, 500 के चंदे से मुझे चलाता है। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया, उसके अंदर रिजर्वेशन दिया, और रिजर्वेशन इसलिए दिया, आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस देश में रिजर्वेशन जो है खत्म होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो रिजर्वेशन तो इसलिए है, मैं उसकी परिभाषा भी अब आपको देना चाहता हूँ। रिजर्वेशन इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने सदियों से हमारा शोषण किया। कौन लोग, क्लियर बताइएगा। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, कौन लोग? कौन लोगों की बात ऐसी है जो लोग जातीय दम रखते हैं अपने अंदर, और जातीय दम रखने वाले लोग जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जनरल कास्ट में भी सभी नहीं, जिनकी मानसिकता आज भी उस तरह की है कि वो आज भी पुराने उसी कास्ट सिस्टम के हिसाब से आज भी चलते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि मैं आपको अगर राजस्थान लेके चलूं तो राजस्थान के अंदर जितेंद्र मेघवाल को आज भी मूछे रखने पे मार दिया जाता है। आज भी 9 साल के मासूम इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है। आज भी मनीषा वाल्मीकि की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसकी जुबान तक काट दी जाती है। 4-4 आरोपी उसका बलात्कार करते हैं, उसके बाद भी जातिगत मानसिकता के चलते आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं। मैं उस जातिगत व्यवस्था की बात कर रहा हूं। आज तमाम लोग जातिवादी नहीं है, लेकिन आज भी जनरल कास्ट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जातिवादी हैं। आप कह रहे हैं कि जातिवाद का सिस्टम नहीं होना चाहिए, सब एक पटल पे बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। फिर आपके नेता चंद्रशेखर आजाद या फिर मायावती जी की बात तो मैं बाद में करूंगा, चंद्रशेखर आजाद साहब उनके साथ में क्यों खड़े होते हैं जो जातीय मतगणना चाहते हैं? जातीय जनगणना इस देश में होनी चाहिए, मैं भी इस बात के समक्ष पक्ष में क्यों होनी चाहिए? जातिगत जनगणना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जातिगत जनगणना के हिसाब से पता लगेगा ना। जो लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से वो लोग कामयाब हो रहे हैं, रिजर्वेशन की वजह से वो लोग सारे पदों पे बैठे हुए हैं, ये बात पता लगना चाहिए कि किस समाज को कितनी भागीदारी मिल रही है। और ये बात जातिगत जनगणना से मिलेगी कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर कौन सी जाति के डीएम बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर कौन सी जाति के सीओ बैठे हुए हैं, बताइए। अभिषेक साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अभी है ना, पर क्या नहीं, तो आप फिर क्यों चाहते हैं? मैं कह रहा हूं अभी है ना। जातिगत जनगणना इसलिए चाहते हैं ताकि जातिगत जनगणना के आधार पर यह पता लगे कि किस समाज के लोग आज भी देश में सदियों से राजा थे और आज भी वही देश में राजा बने बैठे हैं। आप कह रहे हैं, सुनिए, मैं इस देश में जातिगत चीजों को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शोषित वंचित समाज की बात कर रहा हूं। और वंचित हमारा ही समाज है। हमारे समाज को आज भी नौकरियों में उन्नति प्रगति नहीं है, हमारे समाज के लोग ही बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जातिगत जनगणना आप ये कह रहे हैं कि आपके समाज के लोगों को जो है जॉब नहीं दी जा रही, जानबूझ के नहीं दी जा रही, चाहे वो काबिल है। हमारे लोगों को मेरिट में नहीं हराया जाता, हमारे लोगों को इंटरव्यू में हराया जाता। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, पूछो ना मुझसे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। पूरी एक मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। देखिए, आप पूरी एक व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। रिजर्वेशन ही इसलिए है, अब तो सीटें हैं, मजबूरी है, भरना पड़ेगा। यही तो बात मैं आपको बता रहा हूं कि रिजर्वेशन इसलिए है। नहीं, मैं तो सिर्फ चैलेंज की बात कर रहा हूं। और जातिगत जनगणना इसलिए होनी चाहिए ताकि जातिगत जनगणना के हिसाब से ये पता लगे कि आप मुझे बताइए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर जब जिसकी जितनी संख्या ज्यादा उसके बाद भी उसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, ये बात का पैमाना आप कैसे लगाएंगे? जब जातिगत जनगणना होगी उससे ही तो पता लगेगा ना। इसीलिए हम लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़े हैं। जाति खत्म करने की बात कौन लोग करते हैं, बताओ? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कौन करता है जाति खत्म करने की बात? मैं सवाल तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना, नागरिक होना देश के, हाँ, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देश में जाति खत्म करने की बात कौन करता है, बताओ? भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं क्या? फिलहाल तो अभी वही कर रहे हैं। कौन सी जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम, सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो, वो जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं। पहले सुनिए, वो कह रहे हैं कि हमें जाति जनगणना करनी ही नहीं है। क्यों करनी है? इसलिए नहीं करनी क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी ना, उन्होंने अपने लोग सारे भरे हुए हैं डीएम वीएम बना के। अच्छा, हाँ, पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए जनगणना नहीं करवाना चाह रहे हैं। ये बात है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। आप जातिगत जनगणना करवाओ, जातिगत जनगणना का जब हो जाएगी, जब इस देश उसमें उसके आंकड़े निकल के आएंगे, तब पता लगेगा किसको कितनी भागीदारी मिल रही है और किसको कितनी वो मिल रही है। मिशन बड़ा सुनने में आता है कि मिशन है, मिशन चल रहा है, मिशन क्या है? वो मिशन हमारी समझ से अभी तक परे है कि आखिर वो मिशन क्या है जिसको लेकर अभिषेक जी भी बात करते हैं, उसको ये पूरा मिशन, रावण जी बात करते हैं, ये पूरा मिशन 2 शब्दों पे टिका है। हाँ।
जो दो शब्द हैं, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, ठीक पूरा है। अंबेडकरी आंदोलन इन दो शब्दों पे टिका है। ठीक, दोनों का और इन दोनों शब्दों का अर्थ है सामाजिक परिवर्तन, मतलब देश में जो गैर बराबरी है, चाहे वो अमीरी गरीबी की हो, चाहे वो ऊंची जाति नीची जाति की हो, इस तरह की सामाजिक भाव द्वेष जो है वो सामाजिक द्वेष ना हो, सब लोग पैरेलल रहें, समान रहें। जिसमें आपने ये कोट सुना होगा सदगुरु रविदास जी महाराज का, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब समवसे रैदास रहे प्रसन्न। मतलब मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां पे चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, वो सब लोग एक साथ रहें, एक समान रहें, और सबको इस देश में रोटी, जो एक बिल्कुल बुनियादी सुविधा है जो हर किसी को चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, वो सबको तौर तरीके से मिलती रहे, ऐसी व्यवस्था वो इस देश में चाहते हैं। ये तो है सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद आर्थिक मुक्ति। आर्थिक मुक्ति का मतलब ये है कि अगर अभिषेक बहुत गरीब है तो बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत अमीर है तो वो बहुत अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है। एक अंबानी का बच्चा अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है तो अभिषेक का बच्चा जो है वो पैसे की कमी की वजह से उस हॉस्पिटल के अंदर अपने बच्चे को एडमिट नहीं करा पाता, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो जाती है। क्या इस देश में जीने का अधिकार सिर्फ चंद पैसे वाले लोगों को है? तो इस देश में जब आर्थिक मुक्ति होगी, इसका मतलब शिक्षा, चिकित्सा और न्याय बिल्कुल जब इस देश में फ्री होगा, सबको समान मिलेगा। आप ये सोचिए, इस देश का डेमोक्रेटिक और इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर उस एजुकेशन सिस्टम को हमें सुधारना है तो इस देश में जितनी भी सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, अगर ये कह दिया जाए कि जितने भी इस देश में MP MLA और सारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लेवल के जो लोग हैं, अगर उनके बच्चे भी हैं तो वो देश के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, नहीं जाएंगे वो किसी बहुत अच्छे गवर्नमेंट उसमें प्राइवेट स्कूल में। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब एक मुख्यमंत्री के बच्चे के बगल में एक चपरासी का बच्चा बैठेगा तो मजबूरी होगी मुख्यमंत्री जी की कि वो इस प्रदेश के या प्रधानमंत्री जी कि वो देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि उनका खुद का बच्चा भी उस सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन की बात अगर मैं कहूँ तो बाबा साहब की एक बहुत बड़ा इस देश के लिए एक तोहफा देके गए थे बाबा साहब, संविधान। और दूसरी तरफ देश के जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साहब, एक तरफ अम्बेडकरवादी सोच, एक तरफ गांधीवादी सोच। अभिषेक जाटव कहाँ जा रहा है? मैं सम्मान दोनों का करता हूँ। सबने अपने अपने, अगर मैं गांधी जी की बात करूँ तो उन्होंने अपने समय में इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में अगर आप ये लेकिन पे मुझे एतराज क्यों है? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। लेकिन अगर आप उसके बीच में ये एक मुझसे मेरे से ये सवाल करेंगे कि गांधीवादी विचारधारा और अम्बेडकरी विचारधारा, इसमें से आप किस तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको खुल के इस बात को कहूंगा कि हम लोग अम्बेडकरी आंदोलन और उस विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ ये है कि महात्मा गांधी इस देश के अछूतों को सम्मान देने की बात करते थे, यानी कि अछूत रहो, सम्मान देंगे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश से जातिगत व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। जब जातिगत व्यवस्था ही नहीं होगी, सब लोग समान रहेंगे, तो सम्मान तो अपने आप। यानी आप कह रहे हैं कि आप महात्मा गांधी को सम्मान देते हैं लेकिन मानते नहीं। मैं महात्मा गांधी को सम्मान दे रहा हूँ, ये बड़ी बात है ना भाई। हाँ, तो मानते नहीं है ना? सम्मान दे रहा हूँ ना भाई। नहीं, मानना और सम्मान, मैं सम्मान दे रहा हूँ ना। देखिए, सम्मान बिना माने दे देंगे क्या? सम्मान तो आप बिना माने सम्मान दे देंगे क्या? आप देश के PM को सम्मान देते हैं? बिल्कुल देता हूँ। मानते हैं कि बिल्कुल दे रहा हूँ। मानते हैं? नहीं यार, फिर वही बात, सम्मान दे रहा हूँ बिना माने दे रहा हूँ। देश के प्राइम मिनिस्टर है तो आप कहिए ना, उनका सम्मान है। आप कहिए ना, देश के प्राइम मिनिस्टर है इसलिए उनका सम्मान है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कहिए मैं मानता हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूँ। आप उनको नहीं मानते, ये भी तो बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ। तो ऐसे कहिए ना। तो यार फिर वही बात, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, इतना बता नहीं दिया मैंने आपको? देश के राष्ट्रपिता है भाई, सम्मान तो करना पड़ेगा नहीं? हाँ। आपकी गायकी में या फिर आपकी शायरी में चंद लफ्ज ऐसे होते हैं जो सामने वाले के माथे पे जो है सरवटे ला देते हैं। पहला सवाल तो ये कि आखिर वो लोग उन पे इतना अटैक क्यों, और दूसरा उसी अंदाज में कुछ जरा कह के बता दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। देखो, अटैक तो ऐसा है जब हम इस देश में ये देखते हैं कि आज भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के लोकतंत्र को स्थापित किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सदियों से बने कास्ट सिस्टम को, उसको बिल्कुल अलग करके इस देश में संविधान स्थापित किया। इस देश के शोषित वंचित तबके को उठने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया। आप ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में नहीं था, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो देश में सती प्रथा चलती थी, यानी कि किसी का पति अगर मर जाता था उसकी पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। ऐसा सिस्टम इस देश के अंदर था। महिलाओं को सिर्फ पैर की जूती समझा जाता था, वो घरों में अपने बच्चों का सिर्फ चौका बर्तन कर सकती थी। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश में हिंदू कोड बिल बना के दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया, क्योंकि वो इस देश में महिलाओं को सम्मान देना चाहते थे। मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश में मजदूर, जो कहते हैं ना कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ किसी एक जाति या धर्म के लिए, किसी एक पंथ के लिए, किसी एक समुदाय के लिए काम किया है। लेकिन मैं ये आपके इंटरव्यू के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मजदूर हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय में होते हैं। अगर उन मजदूरों को आज 7 से 8 घंटे का काम करने का अगर अधिकार किसी ने दिया है, तो जब बाबा साहेब
साहेब अम्बेडकर वॉयसराय कार्यकारिणी के श्रम सदस्य थे, तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 घंटे काम करने वाले लोगों को 8 घंटे काम करने का अधिकार दिया, और मजदूर सभी जाति में होते हैं। तो मैं आज भी जब लोग उस मानसिकता के चलते बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं, आज भी आप देखेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको इस देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, उसी के हिसाब से देश चलता है। लेकिन आज भी चंद लोग उनसे इतना तकलीफ उठाते हैं कि कोई उनकी उंगली तोड़ देता है मूर्तियों की, कोई चश्मा तोड़ देता है, कोई गर्दन तोड़ देता है, कोई पूरी मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर देता है। तो मैं उन तमाम लोगों के लिए ये बात कहता हूं कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब की मूर्तियों को मत तोड़ना दोबारा, कि बाबा साहेब की मूर्तियों को मत तोड़ना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ दे। फिर ऑब्जेक्शन आ गया, बताइए। फिर ऑब्जेक्शन है, आप बताइए, आपको ऑब्जेक्शन का हर एक बात का जवाब जिन बाबा साहब ने आपको कानून दिया, संविधान दिया, कानून के दायरे में अपनी बात रखने की बात की, न्यायालय का सिस्टम की वहीं से निकल कर रहा है, आप उसी को पीछे हटकर आप जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं। और जब कोई उनकी विचारों की हत्या कर देगा तो हमारा क्या होगा देश में? भैया एक बात बताइए अभिषेक भैया, जब बाबा साहब ने कहा कि मैं आपको संविधान देके जा रहा हूं, आप इससे लड़िए, तो आप उनसे हटकर क्यों? संविधान ही नहीं बचेगा फिर किससे लड़ेंगे? अरे भैया बच कैसे नहीं जाएगा? जिस संविधान में संविधान बचाने की ही कुव्वत है, वो छीन कैसे जाएगा, हट कैसे जाएगा? फिर कमाल कर दिया आपने। उससे पहले देश में जब संविधान सिस्टम नहीं था, उससे पहले देश में कास्टिज्म था, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जीता जागता उदाहरण है बाबा साहेब, सुनो ना, बाबा साहेब अम्बेडकर खुद क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ रहे थे। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जीवित तो नहीं है, आज बाबा साहेब अम्बेडकर जीवित तो नहीं है। अगर आज दोबारा से वो लोग उस व्यवस्था को लागू करना चाहें तो क्या बड़ी बात है? अगर वो भारत के संविधान को खत्म कर दे तो क्या बड़ी बात है? लेकिन सुनो ना, इंतजार करें, किसको खत्म होने दे, तो मारोगे उसको खत्म होने दे। मारोगे, संविधान को कोई खत्म करेगा तो मार देंगे, गाड़ भी देंगे। नहीं, गलत। संविधान को कोई खत्म करेगा, आपके न्यूज इंटरव्यू में माध्यम से कह रहा हूँ, गाड़ भी दूंगा है। मैं सबको बता रहा हूँ कि ये जितने भी वर्डिंग है सब अभिषेक जायसवाल मेरा ही है भाई, मेरा ही है। हाँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अफी भाई सिर्फ मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं इस बात को क्लियर कट कह रहा हूं कि देश का संविधान हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। जिस संविधान के हिसाब से हमें पढ़ने का, लिखने का, स्वतंत्रता के साथ घूमने का अधिकार है, हाथ हमारे बंधे हुए हैं, हम उस कानून का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की बात आई तो तलवार उठाने से पहले संकोच बिल्कुल नहीं करेंगे, मेरा निजी मत है। लेकिन मेरी सोच ये है कि हम भी अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ दिया है और बाबा साहब ने जो कुछ दिया, कानून, संविधान, उसके दायरे में रह के काम। संविधान बचेगा ही नहीं तो कहां से दायरा करोगे? मैं ये कह रहा हूं, अभी तो हम दायरे में हैं, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक दायरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा तो दायरे से बाहर जाएंगे। थोड़ा सा वो अंदाज भी जरा दर्शकों को दिखा दीजिए, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वो भी थोड़ा सा जरा पता लग जाए। नहीं, मैं अंदाज की ऐसी बात है कि नज़्में पढ़ता हूँ, समाज के बीच पहुंचाता हूँ। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है, और इसी लाइन पे बोलूंगा। बोलिए। लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा, कई सदियों तलक अब कांशी राम सा नहीं होगा। एक और बड़ी फेमस है वो आपकी नज़म जो है, वो मैंने कई बार सुनी, इंस्टा पे बड़ी फेमस है, वो सुनाइए ना थोड़ी। अगर मुझे थोड़ा सा याद दिलाइए तो मैं सुनाता हूँ आपको। पिछली बार कौन सी सुनाई थी आपने? वो मैं मेरे जहन से, मेरे यहाँ पे टच कर रही है। साथ निभाओ सारे भाई, हाँ, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। हाँ, जरा सुनाइएगा जरा। ये बात तो मैं उन्हीं के लिए, पूरे अपने समाज के लिए बोल रहा हूँ। हाँ। और पूरे समाज के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन नेताओं को एकजुट करने की मैं बात कर रहा हूँ, अकेला व्यक्ति इस बड़ी लड़ाई को शायद अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर पूरा समाज इस बात को चाहेगा तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से सफल कर सकते हैं। इसमें हमारे महापुरुषों की कही गई बातें भी हैं। मैं ये बात भी आपको सुनाना चाहता हूँ और पूरे समाज से इस बात को कहना चाहता हूँ। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। बिखरे हुए नेता मतलब मायावती जी,
और चंद्रशेखर आजाद साहब। उनके साथ साथ महाराष्ट्र अगर आप जाएंगे तो प्रकाश अंबेडकर हैं, रामदास अठावले हैं, और भी इधर जाएंगे एम के स्टालिन हैं। समाज के बहुत सारे नेता हैं जो अम्बेडकर, फोकस इन दोनों पे, क्योंकि उत्तर भारत की राजनीति की चीजें जो सफल होती है वही दिल्ली तक पहुंचती है। ठीक है। हाँ। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे, बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। कांशी राम जी ने कहा था, कांशी राम जी ने कह डाला, संसद पे चढ़ाई करनी है। जो सरकार निकम्मी है, हमें वो सरकार बदलनी है। पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे, अलग पहचान बनाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। 100 में 90 शोषित है और शोषित ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित है और शोषित ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। इस भारत को जिसने लूटा, उसको सबक सिखाएंगे, उसको सबक सिखाएंगे। सोने की चिड़िया का भारत हमको फिर से बनाना है। सोने की चिड़िया का भारत हमको फिर से बनाना है। दिल्ली की गद्दी का तख्तो ताज हमें हथियाना है। सपना हमारा लाल किले से हम झंडा फहराएंगे, हम झंडा फहराएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। कि जुल्मो सितम कितने हुए हम पर, एहसास तब से अब तक का है। अपने पुरखों का अपमान भूले नहीं है हम, याद तब से अब तक का है। और सारा हिसाब वो ताज पहन कर लेंगे। साथियों साथ दो, हमारा लक्ष्य दिल्ली की गद्दी तक का है। एक आखिरी सवाल कर लेता हूं अभिषेक भाई, क्योंकि इंटरव्यू काफी लंबा चल गया। अभिषेक जाटव का मकसद क्या है, कैसे जनता जाने, शॉर्ट में बता देना। और दिल्ली की गद्दी कैसे अभिषेक जाटव का मकसद इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, हम उस आंदोलन को सफल करने के लिए 28 महीने के लिए अपने घर से बाहर हैं। फिलहाल संकल्प है हमारा, और गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे महापुरुषों की उस सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को व्यवस्था परिवर्तन तक ले जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा ये विज़न है कि देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि जब उस विचारधारा का प्राइम मिनिस्टर होगा, तो जब आज इस देश में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी विचारधारा के लिए बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, जब इस देश में अम्बेडकरी आंदोलन का या उस विचारधारा का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो हम अपनी विचारधारा को मजबूती से स्थापित कर पाएंगे। हमारा ये विज़न है कि इस देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने, इसी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक साहब आपने खुल के बात रखी। किसी दिन मौका मिलेगा तो चंद्रशेखर साहब से आपके बारे में पूछेंगे, वहां तक जाएंगे तो जरूर जाके सवाल करेंगे कि एक दीवाना सा लड़का चला है आप ही की राह पर, थोड़ा कुछ मकसद लेकर के आप जाइए और मायावती जी से जाकर जो है पैचअप कर लीजिए, जरूर पूछेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक साहब। अभिषेक जाटव हमारे साथ में थे, इनको बहुजन शायर के नाम से जानते हैं, बहुजन गायक के नाम से जानते हैं। लगातार आप इनको सोशल मीडिया साइट पर इनकी गज़लें, नज़में, शायरियाँ या फिर इनके गीत जो हैं वो आपको देखने को मिलते होंगे। फिलहाल ये भी उसी नक्शे कदम पर चल पड़े, हालांकि मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें और इनमें बहुत फ़र्क है। लेकिन कहाँ तक जाता है इनका मकसद, तमाम नेताओं को एक मंच पर फ़र्क
का मतलब लाने ये के है लिए। कि मैं बहुत छोटा हूँ, वो बहुत बड़े हैं। हाँ नहीं ठीक है, वही मैं फर्क बता रहा हूँ। फर्क आप ही ने कहा ना कि फर्क फर्क ज्यादा है। क्योंकि इस बात से ये भी हो जाता है कि लोग ये समझे कि मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं वो अलग है, मेरा नहीं नहीं, वो फर्क नहीं, मतलब हाँ। फर्क ये कि वो ज्यादा वो बड़े, बहुत बड़े हैं हाँ, इस वो- आंदोलन में। ठीक है। तो अभिषेक साहब अपने मकसद में कहां तक कामयाब होते हैं, कब तक एक नेता एक पटल पे आ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार हम आपके साथ में ऐसे ही इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे और जितनी भी चीजें देश के अंदर चल रही हैं कोशिश करेंगे कि आप तक वो पहुंचाते रहें, ईमानदारी के साथ में पहुंचाते रहें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।